हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने लूसेंट की सीरीज स्टार्ट करा रखी थी एमसीक्यू फॉर्म में हिस्ट्री की, तो उसमें हम देखेंगे आज दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश। स्टूडेंट, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं। तो कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर गुलाम वंश कराइए, गुलाम वंश। तो ऊपर के जो 2-3 टॉपिक रह गए हैं वो मैं करा दूंगा आने वाले टाइम में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गुलाम वंश। स्टूडेंट, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे क्योंकि इसमें लगभग 200 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। अगर इससे पहले के पार्ट किसी ने ना देखे हों मॉडर्न हिस्ट्री के और प्राचीन भारत के, तो लूसेंट हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गजनी का वह सुल्तान कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। तो ऐसा था महमूद गजनवी। स्टूडेंट, दूसरा देखिए, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 से 1226 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण बताना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इसने। स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो बताइए क्या था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह था मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य से धन की प्राप्ति करना। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अल-मरूरी। स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, तो अल-बरूनी। स्टूडेंट्स, और इसकी किताब पूछ रहे हैं, तो इसकी किताब थी, बताइए किताब उल हिंद, जो आज भी हमारे देश के लिए इतिहास जानने में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ये कई बार एग्जाम में पूछी है। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, फारसी। आगे देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोधी। स्टूडेंट, देख लीजिए, यूपीपीसीएस, एसएससी, बीपीएससी, एनडीए में पूछे हुए हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, इसको लाखों का दान करता था ये। स्टूडेंट्स, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और गुलाम था, रजिया का पापा। स्टूडेंट्स, सुल्तान क्या करते हो, इल्तुतमिश। स्टूडेंट, वो हम आगे बताएंगे। आगे चलिए, आठवां क्वेश्चन देखिए, कुब्बत-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो कुब्बत-ए-इस्लाम का मस्जिद कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिए, तराइन की पहली लड़ाई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा फैक्ट के रूप में ग्रुप सी डी में पूछ लेता है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1191 याद रखेंगे। और यहाँ पूछा किस किस के बीच हुई थी, तो बताइए किसके बीच हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9 का बी। स्टूडेंट्स, अगर ये पूछ ले तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1192। स्टूडेंट्स, 1192, और कहाँ पर हुई थी ये, तराई। स्टूडेंट, तराई या फिर तरावड़ी या फिर तराइन की लड़ाई कहते हैं, और ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जगह। स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां कहता है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। रजिया किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, मोहम्मद गौरी। स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था, तो मोहम्मद गौरी ने जितने भी अपने भारत में क्षेत्र वगैरह जीते थे, तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको सारी बागडोर देकर भारत की देखभाल इसके हाथों में छोड़कर चला गया था, कहाँ, अफगानिस्तान, यानी कि गजनी वंश। स्टूडेंट्स, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को करता धरता बना गया था। आगे देखते हैं। स्टूडेंट, 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। स्टूडेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए, तराइन की द्वितीय लड़ाई में किसने किसको पराजित किया, तो महमूद, बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था इसमें। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, सन 1329 अथवा 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा ये पूछा जाता किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी एमबीटी ने। स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 16वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तानों को इतिहासकार का विरोधी मिश्रण कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमबीटी। स्टूडेंट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। इसको हराने के बाद फिर मुगल वंश आ गया था।
इनाम भूमि, ठीक है, इनाम भूमि दिया जाता था तो किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ठीक है। 19वां नंबर देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी या फिर दिल्ली पर राज किया था? तो ये थी रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो बताइए, ये थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये था मोरक्को का यात्री, मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में। आगे देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, 23वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन कहता था? बुद्ध शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला। तो ऐसा था महमूद गजनवी। आगे देखिए, 24वां नंबर क्या कहता है? महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बताइए, ये कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने की थी यामीन उद दौला और आमीन उल मिलन, ठीक है। यामीन उद दौला का मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों उपाधियाँ थी। आगे देखिए, 25 नंबर क्या कहता है? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, हिंदूशाही या फिर ब्राह्मण शाहियों के खिलाफ, ठीक है। आगे देखिए, हिंदूशाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा उद्भांडपुर या फिर ओहिंद या फिर बहिंद, ठीक है। ये हिंदूशाही राज्य की राजधानियाँ थीं। आगे देखिए, 27वां नंबर क्या कहता है? महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था? तो बताइए, ये अंतिम आक्रमण था जाटों के खिलाफ, ठीक है। आगे देखिए, हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों पर बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया, ठीक है। गलानिवश आत्मदाह कर लिया यानी कि खुद ही मर गया अपना गला दबाकर। तो ऐसा कौन था? तो ऐसा था ऑप्शन नंबर ए, जयपाल, ठीक है। आगे देखिए, फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? तो बताइए, ये किस वंश का था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामनी वंश का। 30वां क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा शाहनामा फिरदौसी, ठीक है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी ये शामिल नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए, 31वां नंबर क्या कहता है? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है लाहौर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने के दृश्यों की भयानक चित्रण करता है? तो ऐसा कौन चित्रण करता है? तो ऐसा चित्रण किया था इब्न बतूता ने, ठीक है। मतलब ढोल की तेज़ आवाज़ पर एक महिला था, उसकी एक महिला थी, तो उसका हस्बैंड मर गया था, तो उस महिला को भी जिंदा चिता में जलना पड़ा था। तो ऐसा बताता है इब्न बतूता, ठीक है। आगे चलिए, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी। आगे देखिए, इक़्तादारी किसने चलाई थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इल्तुतमिश ने चलाई थी, ठीक है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। आगे देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन माना जाता है या फिर किसने इसकी संस्थापना की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। आगे देखें, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए, पंजाब में हिंदूशाही राजवंश राजवंश किसने स्थापित किया था? तो ये किया था कल्लर ने। आगे देखिए, रोमन सम्राट की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों की तरह अधिक ना लगे। तो यह किसका संदर्भ था? तो ये ऐसा कहना था ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी का, ठीक है। आगे देखिए, अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, गजनवी के। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। निजामुद्दीन औलिया ये एक सूफी संत थे, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था, यानी कि बी का चौथा। अलाउद्दीन खिलजी, इसने नियंत्रण दाम एवं राशन की शुरुआत की थी, यानी कि सी का पहला। जलालुद्दीन फिरोज तुगलक, तो ये था दास राजवंश उखाड़ फेंका इसने, यानी कि डी का तीसरा।
यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 है ऑप्शन में कहीं फ्रेंड्स। ये देखिए 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक फ्रेंड्स। 44वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या फिर गुलाम राजवंश से संबंधित है, तो बताइए। ये था इल्तुतमिश। फ्रेंड्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम, इसलिए इसको गुलामों को गुलाम कहा जाता है। आगे देखिए, इब्न बतूता तो किसके शासनकाल में आया था, ये MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है। फ्रेंड्स 46वां नंबर देखिए, महमूद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार। आगे देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये था मुबारक शाह खिलजी। फ्रेंड्स, मुबारक हो, आप खलीफा बन गए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बल्लोल लोधी। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये की थी ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 51 नंबर देखिए, अलबरूनी। ठीक है ना, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद किन विषयों की समीक्षा की गई है, तो बताइए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है भारतीय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, भारतीय इतिहास और भूगोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, अलबरूनी का पूरा नाम था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। आगे देखिए, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज शामिल थे। ठीक है ना, अंत्यज माने जो सबसे निचले वर्ण के थे ना। ठीक है, अंत्यज कौन थे, तो जो सबसे चतुर्थ वर्ण के भी नीचे एक 5वें वर्ण था ना, तो 5वें वर्ण में बहुत ही मतलब नीच क्वालिटी के लोग आते थे, तो वही यही पूछा जा रहा है कि अंत्यज माने जिनको, अंत्यज का मतलब होता है जिनको छुआछूत ना किया जाए जिनके साथ। ठीक है, तो अंत्यज वर्णन में देखिए कौन कौन आते थे, तो उस टाइम अंत्यज वर्णन में आते थे धोबी, मोची, जादूगर, डलिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, बाघ, जोलाहार, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ये सभी आते थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था, तो ये हो जाएगा किताब उल हिंद पुस्तक को। आगे देखिए 55 नंबर क्या कहता है, बेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, तो बेहिंद का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, आगे देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का इसमें संबंध बताना, तो देखिए पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, तो ये सही है। ठीक है, अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नकद वेतन दिया, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे भाग तक बढ़ा दिया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सही हैं। आगे देखिए 58 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिकार में आना स्वीकार किया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मिर्जा जो शाहरुख था उसके अधिकार, मतलब उसके अधिकार या उसके राजपाट में किसने आना स्वीकार कर लिया था, तो ये किया था खिजर खां सैयद ने। ठीक है, 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा, रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर क्या कहता है। ठीक है, बलबन के बारे में बताना है यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए बलबन के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उसने चालीसा दल चैलगानी से संबंधित सावंतों का दमन किया, ये सही है। आगे देखिए, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है।
तो यहाँ गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, ये तीनों सही हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 62वां नंबर क्या कहता है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों को सही क्रम में लगा दीजिए। तो सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। ठीक फ्रेंड्स, गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 5 4 3। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं था। तो बताइए मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किए थे तो इनमें से कौन सा परिणाम नहीं निकला था। तो बताइए, ये हो जाएगा पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता अधीन हो गया। तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सारे सही हैं, आप पढ़ लेना। आगे चलिए, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने का निम्न कारण क्या था। तो बताइए, तो ये हो जाएगा, देखिए उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता एवं अधिकारित जाति व्यवस्था होना। और आगे देखिए तीसरा क्या कहता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति होना। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 2 3 हमारा आंसर है, चौथा गलत है। ठीक फ्रेंड, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए गुलाम वंश के आरंभिक शासकों निम्न में से सही कालक्रम कौन सा है। तो बताइए, गुलाम वंश में सबसे पहले तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएगा आराम शाह। ठीक फ्रेंड्स, आराम शाह के बाद आएगा इल्तुतमिश, और फिर ये आएगी रजिया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 67वां नंबर क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको खराज कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, पहले का। दूसरा, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग होता था, उसको क्या कहते थे। तो उसको कहते थे खुस्म। ठीक फ्रेंड्स, मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर, तो उसको कहते थे उस्र। ठीक फ्रेंड्स, मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर, उसको कहते थे ज़कात। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। ऐसा कुछ नहीं था इब्राहिम लोदी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अमीर खुसरो के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो बताइए अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक फ्रेंड्स, बेसूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरे के मिश्रण का सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चारों ही सही है। ठीक फ्रेंड, कई बार ये पूछ लेता है कि वीणा और तंबूरे का आविष्कार किसने किया था, तो ये अमीर खुसरो ने किया था, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और अमीर खुसरो ने सात शासकों का काल देखा था, और इनको तोता हिंद भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कारण थे या उत्तरदायी थे। तो बताइए प्रमुख कारण और उत्तरदायी क्या था। तो ये हो जाएगा दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण। ठीक फ्रेंड्स, और ये अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3। ठीक फ्रेंड्स, चौथा गलत है। ठीक फ्रेंड्स, मिस्र संस्कृति का उदय, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 71वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो तुर्क आक्रमण द्वितीय किसने किया था। तो ये किया था, एक सेकंड, ये किया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक फ्रेंड, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो बताइए मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो ये था सासवनी वंश का। ठीक फ्रेंड, मोहम्मद गौरी को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कहते थे मोहम्मद बिन शाम। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, 73वें का है ना, तो यहाँ पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी को अन्य किस नाम से जाना जाता था। उसको कहते थे साहबुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन। ठीक फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। ये चारों नाम एक ही बंदे के हैं, मोहम्मद गौरी के। ठीक फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, मुल्तान में किया था। ठीक फ्रेंड, और करमाती शासकों के खिलाफ। आगे देखिए भारत पर पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था।
तो ये थे भीम। ठीक फ्रेंड्स, सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। आगे देखिए 76वां नंबर क्या कहता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच मूलतः विवाद क्या था। ठीक है, मूलतः विवाद क्या था या विवाद की जड़ क्या थी, तो विवाद की जड़ थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भटिंडा है। ठीक है, भटिंडा का क्षेत्र या फिर ताबर हिंद का क्षेत्र कहते हैं इसको। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था, तो बता दीजिए। ये शुरू में भी मैंने बता दिया है, तो ये कौन सा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन की द्वितीय लड़ाई, और इसको हारते ही तुर्क वंश की स्थापना हो गई थी। आगे देखिए मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में युद्ध हुआ था, तो इसको चंद्रावर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता कि चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में खोखर जाति के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर क्या कहता है। फ्रेंड्स 80 नंबर कहता है, तराइन की द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए या फिर समझा जाता है जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चय कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। फ्रेंड, तो ऐसा कौन कह रहा था, तो ऐसा कहना था B.A. स्मिथ का। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ ही आंसर होगा, इन्होंने ही कहा था। आगे देखिए मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करने वाला एक ही था, और वो था इसका दूसरा गुलाम, यानी कि बख्तियार खिलजी। फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो देवगिरी का शासक उस टाइम था रामचंद्र देव। फ्रेंड्स, आगे देखिए जब उसने राज्य तब प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था, तो बर्नी ने ऐसा कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आगे देखिए सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, तो ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते थे, ग्रामीण अधिकारी को कहते थे चौधरी। फ्रेंड्स, आगे देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो तैमूर के बाद हुआ था ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे, तो FT यानी कि फिरोज तुगलक। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बनवाया था, तो FT यानी कि फिरोज तुगलक। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था, तो फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किसने किया था, ये किया था फिरोज तुगलक ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए 91 नंबर क्या कहते हैं, तबकात नासरी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने वाला था मिनाज उस सिराज। फ्रेंड्स, मिनाज उस सिराज की पुस्तक है ये, जो कई बार UPPCS में पूछी गई है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो ये लाहौर है क्या, कहीं लाहौर में थी। आगे देखिए 94 नंबर क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां की। ठीक है, जफर खां मारा गया था। आगे देखिए 95 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले करों को इंगित करता है। ठीक है, तो बताइए भूमि पर कौन कौन से कर लगते थे, तो यहाँ पर ये बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि खराज लगता था, उस्र लगता था, और चौथा है मुक्तई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ये भूमि के कर थे। तुगलकनामा किसने लिखी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखी है अमीर खुसरो ने। आगे देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको सर्वप्रथम एकता प्रदान की थी, तो बताइए भारत में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम एकता प्रदान किया था, तो किसको किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अपना राजपाट सौंप के चला गया था ना इसको। आगे देखिए कि सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी।
अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए सल्तनत काल में, ठीक है, सिक्के, टांका, ससगनी और जीतल, ठीक है, ये किसने, ये क्या था, ये किस मिश्र धातु के बने हुए थे, तो बताइए। देखिए सल्तनत काल में सिक्का, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे, तो बताइए ये किन धातुओं से बने थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, चांदी, तांबा, ठीक है, यानी कि जो सिक्का था वो चांदी का था, ठीक है, और ससगनी भी चांदी का था और ये जीतल तांबे का था। तो आगे चलिए 100वां देखिए क्वेश्चन, अमीर कोही, ठीक है ना, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, हज़ारों बार पूछा है, खड़ी बोली, ठीक है। आगे देखिए 102 नंबर क्या कहता है, ठीक है। इसमें लगभग 190 प्लस क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। आगे देखिए तैमूर लंग ने, ठीक है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो बताइए किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो ये किया था निसारुद्दीन महमूद ने, ठीक है। और ये पूछ ले कब किया था, तो ये किया था 1398 में, ठीक है। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और अगर ये पूछ ले किसका शासनकाल था, तो ये था इल्तुतमिश के छोटे बेटे का, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये किया था निसारुद्दीन महमूद तुगलक के काल में, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश के छोटे बेटे का नाम था निसारुद्दीन महमूद ओनली, ठीक है, ये तुगलक नहीं था उसके पीछे, ठीक है। आगे देखिए सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से पता करें, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सल्तनत काल में 2 मुद्राएं चलती थी, तो उन मुद्राओं को बता दीजिए क्या कहते थे उस टाइम, तो उन मुद्राओं को कहते थे, बताइए क्या कहते थे, तो ये हो जाएगा एक तो जीतल और टका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। आगे देखिए पोलो का खेल, ठीक है, पोलो का खेल तुर्क लेकर आए थे। आगे देखिए किसने एक तरफ संस्कृत अभिलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे या फिर चलाए थे चांदी के सिक्के, तो ये चलाए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, महमूद गजनवी ने। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो बताइए कौन बना था, तो ये बना था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए गाजी मलिक। जवाबिद क्या थे, तो जवाबिद थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी राज्य कानून थे। आगे देखिए 8वां नंबर क्या कहता है, किसने, ठीक है, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, बिजारत अपने टाइम पर चरम पर पहुंच गई थी, किसके शासनकाल में, तो तुगलक के काल में, ठीक है। आगे देखिए UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ठीक है, धन प्राप्ति के अभियान थे, तो ये सही है, धन प्राप्ति के अभियान थे, पहला सही है। वह दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना चाहता, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ धन लूटना चाहता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये किताबें पूछ लेता है, तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखी है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख फिरोज़शाही, ठीक है, पहले का चौथा, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है, बाकी आप देख लेना। हसन निजामी ने क्या लिखी है, हसन निजामी ने लिखी है ताजुल मासरी। मिनान सिराज ने ये बता दिया है तबकात नासरी लिखी है। याहिया बिन अहमद सरेंदी ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखी है मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है 110 में का। आगे देखिए तौल, ठीक है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तौल की छोटी सबसे इकाई होती थी, तो ये हो जाएगा रत्ती, वो बोलते हैं ना गांव वगैरह में कि रत्ती भर चीज़ दे दो। आगे देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो बताइए किसके दरबार में थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के। आगे देखिए किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का वितरण दिया है, तो इब्न बतूता बताता है डाक व्यवस्था के बारे में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बता दिया 1398 में। आगे देखिए दिल्ली की किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था राजा को प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है, तो ऐसा था MBT, ठीक है, ये बहुत ही अभागा सुल्तान था। आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, तो बता दीजिए बलबन का पूरा नाम क्या था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। आगे देखिए कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक है, तो ये कौन चलाना चाहता था, कोई ये हज़ारों बार क्वेश्चन UPPCS में बना है, तो बताइए ये चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे देखिए पर उलेमा उसका विरोध करते थे, ठीक है।
ये नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, बट उलेमा उसका विरोध करते थे। आगे देखिए, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो बताइए, यह है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा है। आगे देखिए 19 नंबर क्या कहता है? दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, तो कौन था? ठीक है, जिसने एक दीवान खैरात नाम का दान विभाग भी बनवाया था, तो ये हो जाएगा FT यानी कि फिरोज तुगलक। 20वां नंबर देखिए, संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गायन वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, सितार को। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये बीणा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जो कि कई बार पूछा है। आगे देखिए, नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अमीर खुसरो। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था मंगोलों का आक्रमण का भय रहता था उनको। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे किसने सिकंदर सानी यानी कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये की थी, बताइए किसने की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखिए, सिखों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला प्रथम भारतीय सुल्तान कौन था? तो बताइए, सिखों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखिए, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी फिरोज तुगलक ने। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी है? तो बताइए, हातिम ताई सेकंड किसको कहा था? तो ये कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजमेर में है। ये कई बार पूछ लेता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो ये अजमेर में है। और ये किसने बनवाया था? तो ये बताइए किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये कहता था चंगेज खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंगेज खान कहता था अपने आप को ईश्वर का शाप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर प्रदान किया था? तो बगदाद के खलीफा ने मंशूर किसको प्रदान किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश को। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक के महत्व को समझा? तो ऐसा था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम सजा दीजिए। पहले कौन बैठा है? ठीक है ना, उसके बाद कौन आया? तो पहले बैठा था अफगान शासक में बहलोल लोदी, फिर सिकंदर, फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है? 33वां कहता है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक बता दीजिए कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, निसारुद्दीन महमूद। आगे देखिए, ठीक है, 34वां नंबर देखिए क्या कहता है? मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बता दीजिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए, फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान बंदगान बनवाया था, ये सही है। ठीक है, ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कथन कारण वाला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी, ठीक है, स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, ये सही है। ठीक है, कारण क्या कहता है? उस समय दिल्ली में एक प्रकार प्लेग से आबादी, ठीक है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग की आबादी हो गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। कहने का क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये मतलब 2 सालों तक दिल्ली से दूर रहा था क्योंकि दिल्ली में प्लेग वगैरह फैल गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये यार दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 36वां नंबर देखिए, ठीक है, 36वां नंबर, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे? तो बताइए किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे इन्होंने? तो ये किए थे इल्तुतमिश। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है? दीवान बंदगान ये तुगलक वंश से संबंधित है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, आगे देखिए, सल्तनत काल में फिवाजिल, ठीक है, फिवाजिल
का अर्थ क्या होता था? सल्तनत काल में फिवाजिल क्या होता था? तो ये होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली धनराशि। ठीक है, जो मतलब तिजोरी में धन भरा जाता था उसको कहते थे इजाबिल। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर क्या कहता है? दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों, ठीक है, नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे देखिए 40वां नंबर क्या कहता है? कथन कारण वाला है। ठीक है, आरंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। ठीक है, आरंभ में तुर्की शासन यहाँ पर बताया जा रहा है सैनिक प्रधान था। कारण देखिए अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश में एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, कथन और कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो 41वां नंबर देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिले इलाही की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत को सबसे पुराना मकबरा निसारुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो ये कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। आगे देखिए स्टूडेंट्स 43 नंबर क्या कहता है? इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तारकीन का दरवाज़ा। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अकारतीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे क्या प्रेरणा स्रोत स्थित है? ठीक है, प्रेरणा स्रोत मानता था। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नागौर। ठीक है, ये नागौर और जोधपुर। ठीक है, आगे देखिए, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क चलगान या चालीसा दल का गठन किया था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिबंधी था? ठीक है, तो बलबन का कट्टर प्रतिबंधी कौन था? तो ये था इमानुद्दीन रेहान। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी दास प्रथा का सफाया कर दिया था? तो ये क्या था? बलबन ने। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स 47वां नंबर क्या कहता है? किसके राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ठीक है, लखनौती ये बंगाल की राजधानी थी पहले। ठीक है, तो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। आगे देखिए, बलबन ने वित्तीय विभाग, ठीक है, ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। वित्तीय विभाग को क्या कहते थे? दीवाने विजारत। और सैन्य विभाग को क्या कहते थे? तो सैन्य विभाग को कहते थे दीवाने रजिस्ट्रीगण। ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है। तो आगे देखिए, बलबन ने वित्तीय विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोलों के आक्रमण को रोकना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, इस पर हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिजिदा और बाबूस की प्रथा किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी, बताइए किसने चलाई थी? बताइए। ये हो जाएगा बलबन ने। ठीक है, सिजिदा का मतलब होता था अपने सर को झुकाना और पावोस का मतलब होता था पैर के अंगूठे को चूमना। ठीक है, आगे देखिए, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा के वंशज का दावा करता था? तो ये करता था अफ्रियाब वंशज का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 51 नंबर क्या कहता है? वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू करने की इजाज़त देता था। तो ये किसके दरबार में था? तो ये ऐसा था बलबन के दरबार में। ठीक है, बलबन मतलब पूरा सतर्क होकर कुर्सी पर बैठता था गंभीर मुद्रा में, और ना तो वो खुद मजाक करता था ना किसी को हंसी मजाक करने देता था। तो ऐसा था बलबन। ठीक है, सिंपल वे में समझ जाओ। आगे देखिए 52वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी के राजमहल पर अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ऐसा करने वाला था फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन सी घटना घटी थी? तो बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही घटी थी। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी थी तीनों घटना। तो कड़ा मानिकपुर, ठीक है, कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह। ठीक है, दिल्ली में एक दरवेश सीडी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना। ठीक है, और दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो ये ऑप्शन नंबर डी सारे सही हैं। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर क्या कहता है? दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी
के यादव शासक रामचंद्र ने पर किया। ठीक है। दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ था? तो ये बताइए किसने भेजा था इसको? तो ये भेजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है। आक्रमण करने के लिए भेजा था। आगे देखिए, राजकीय बैंक से संबंधित विभाग दीवान वकूफ़ सर्जित करने का श्रेय किसने दिया था? तो ये पूछा जा रहा है कि दीवान वकूफ़ नाम का विभाग किसने बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब देख लीजिए, आगे चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा अली गुरसियाब्स। ठीक है। गुरसियाब्स। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों का नेतृत्व गुजरात के समय। ठीक है। गुजरात के अभियान में क्रम से खंबात से उसे खरीदा गया। ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये मलिक काफूर की बात कर रहा है। ठीक है। गुजरात का अभियान वगैरह उसने किया था और इसे 1000 रुपये में 1000 दिनारी भी कहते थे, क्योंकि ये एक हिजड़ा था। ये देखिए नीचे क्वेश्चन आ गया 1000 दिनारी, तो इसे 1000 रुपये में ख़रीदा गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये थर्ड जेंडर था और ये बड़ी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ता था उस टाइम। ठीक है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर का नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 तक किया है। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम। ठीक है। जहाँ जहाँ ये गया था ना मलिक काफूर, ये इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जो 1000 रुपये में ख़रीदा गया था। इसने जाते ही सबका सफाया कर दिया था। तो देखिए, सबसे पहले देवगिरी को हराया, फिर वारंगल को, फिर होयसल को, फिर मुद्रा को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखिए, देवगिरी ये गुजरात में था, वारंगल ये अब होयसल। ठीक है। होयसल हम्पी कर्नाटक और मुद्रा तमिलनाडु में पड़ता था। ठीक है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी से दूर रखा और उसे राय रायन की उपाधि देकर गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? तो ऐसा किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ऐसा इसने किया था। ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के शासक था रामचंद्र। रामचंद्र को इसने दोबारा से रायचूड़ की उपाधि देकर गद्दी पर बिठा दिया था। आगे देखिए, दक्षिणी अभियान के क्रम में ठीक है मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो बताइए, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था? ये दिया था रुद्रदेव ने। ठीक है। मलिक काफूर को। आगे देखिए, किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं और यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के सामने विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउल मुल्क के कहने पर। इसने मतलब पूरे विश्व को जीतने निकला था ना सिकंदर महान, तो उसकी तरह ये भी सोच रहा था मैं भी पूरे विश्व को जीतूँगा। तो पर इसने अपनी ये भावना, अपने मन में जो ये भावना पल रही थी कि मैं विश्व को जीतूँगा, तो इसके कहने पर इसने अपने मन को बदल दिया। ठीक है। आगे देखिए, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मंद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी रखी? तो ये किसने किया था? तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, किसने सैन्य विभाग के क्षेत्र में दाग, ठीक है, घोड़ों में दाग प्रथा का आरंभ किसने किया था? दाग प्रथा और हुलिया प्रथा किसने चलाई थी? तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो ये चलाई थी ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अस्पा, ठीक है, एक अस्पा और 2 अस्पा की प्रथा किसने चलाई थी? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए 69 नंबर क्या कहता है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली में सुधार के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, ठीक है, उसने भूमि अनुदानों की समाप्ति की, मुकदमों, खूतों और चौधरियों के विशेष अधिकारों को समाप्ति एवं दीवान एवं मुख्त रियाज की स्थापना, ये भी सही है। बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश का सकल उत्पाद 50% खिराज निर्धारित किया, ये भी सही है। ज़कात, जजिया, खुस्म
नगीमा की नई दर निर्धारित की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, ये चारों ही सही हैं। आगे देखिए, ठीक है, सराय आदिल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सराय आदिल किसका बाजार था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। आगे देखिए, 71 नंबर क्या कहता है? दिल्ली में स्थित सीरी का किला, हजार सूतन राज किला का निर्माण किसने कराया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये करवाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, किसने रेशम ए मियान, ठीक है, रेशम ए मियान का मतलब होता था बीच का रास्ता, ठीक है, रेशम ए मियान तारीख इतलाल, ठीक है, तारीख इतलाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी, तो ये किसने ना अपनाई थी? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, आगे देखिए, 73 नंबर क्या कहता है? कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुर्काबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन गिरने से हुई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक की। आगे देखिए, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बताइए ये कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? तो किसका नाम जौना खान था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, आगे देखिए, 76 नंबर क्या कहता है? किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अब्दुल माजिद, किसने अपना नाम उपनाम अब्दुल मजाहिद रखा? तो अब्दुल मजाहिद नाम किसने रखा था अपना? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं 77 नंबर में। ठीक है, तो देखिए, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा या फिर महावर, ठीक है ना, मुद्रा या महावर, तो ये संबंध है जलालुद्दीन आरामशाह थे, विजयनगर, ठीक है, हरिहर बुक्का की स्थापना की थी, वारंगल तो ये कन्हैया थे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। ठीक है, इसमें ये दो याद रखना आप, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ये याद रखना विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ये दो याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, आगे देखिए, 78 नंबर क्या कहता है? ठीक है, 78 नंबर देखिए क्या कहता है? मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यह कथन एक स्थान की व्यवस्था स्थापित करता है तो मैं दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक अभागा सुल्तान था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, ये जहाँ भी जाता था वहाँ नाश कर देता था, ये पढ़ा लिखा बहुत था, बट जिस काम में हाथ डालता था ना बेड़ा गर्क कर देता था। ठीक है, और इसके मरने पर जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। आगे देखिए, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ? ठीक है, जिसमें चरम परिणति, ठीक है, जिसमें चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइए ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ठट्टा में। आगे देखिए, राजशेखर और जिन प्रभातसूरी जैसे जैन विद्वान कौन से सुल्तान के संरक्षण में थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MBT। आगे देखिए, कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए, तो ऐसा कौन था? तो ऐसा था फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे देखिए, 83 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन की व्यवस्था समाप्त कर भूमि कर वसूलने का अधिकार और इतलाक के माध्यम से वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था? तो ऐसा किसने किया था? तो ऐसा किया था फिरोज तुगलक ने। आगे देखिए, कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुआ-ए फिरोजशाही लिखी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखी थी फिरोज तुगलक ने। आगे देखिए, कि सुल्तान ने हासिल सर्ब यानी कि हक सर्ब की सिंचाई कर का एक नया विभाग बनाया था। तो बताइए, सिंचाई कर का नया विभाग किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हासिल सर्ब या फिर हक सर्ब, तो ये क्या था? ये एक सिंचाई कर था, ये कई बार UPPCS में पूछा है। आगे देखिए, 86 नंबर क्या कहता है? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था। ठीक है, आगे देखिए, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी, ठीक है, गज सिकंदरी किसने लागू किया था? तो ये क्या था? सिकंदर लोदी ने। आगे देखिए, कि सुल्तान के शासक पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मोहम्मद गौरी। ठीक है, आगे देखिए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये 40 तुर्क अफगान थे ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 तुर्क अफगान का जो सरदार थे। ठीक है, 40 अफगान तुर्क सरदार, तो इनका हाथ था। आगे देखिए, 90 नंबर क्या कहता है? इब्न बतूता
के विषय में इबन बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए, एक सेकंड, इनमें से कौन सा कथन सही है इबन बतूता के बारे में। तो ये हो जाएगा वह मोरक्को का यात्री था, तो पहला सही है। ठीक है, जहाँ जहाँ पहला है वो तो सही होगा। दूसरा देखिए, वह 14वीं सदी के उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत किया है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, वह चीन से दिल्ली के सुल्तान के दूत में भेजा गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इबन बतूता के बारे में पूछा जा रहा था, तो पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, वह 14वीं सदी, ठीक है, 14वीं सदी में नहीं आया था ये, आई थिंक 13वीं सदी में आया था। और ये महाद्वीप की यात्रा करते हुए किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद से इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये, क्योंकि ये अलबरूनी की किताब थी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, वह चीन से दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, तो ये सही है। ठीक है, और इसको दूध वगैरह किसने बनाया था, MBT ने। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में रुका था, तो कई सालों तक इसको बढ़िया पोस्ट दी थी उसने। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया वसूला था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, UPPCS SSC CGL 2015 में पूछा है, तो ये हो जाएगा। फिर तुगलक ने जजिया लगाया था किस पर, ब्राह्मणों पर। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो ये था तुमेचिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक है, लगभग 192 क्वेश्चन थे, ये देख लीजिए। ठीक है, 92 का सही, यहाँ पर देख लीजिए 92 का सही है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये हमारी आंसर की है, सही दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आने वाले टाइम में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये पढ़ाओ, तो आज मैंने ये गुलामबंद की वीडियो बना दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।